इस देश में हिंदू इतने बेफिक्र हो चुके हैं कि अपने भविष्य के बारे में भी नहीं सोच रहे। आज भारत में मुस्लिम समुदाय इतना ताकतवर हो गया है कि वो सीएए और वक्फ जैसे कानूनों को महीनों और सालों तक लटका देता है। आज भारत में ईसाई मिशनरियों का इतना रौब है कि वो सरकार पर दबाव डालकर एफसीआरए जैसे कानून को अटका देते हैं। मजे की बात देखिए कि ये सभी कानून बहुसंख्यक हिंदुओं को धर्मांतरण और प्रताड़ना से बचाने के लिए है, लेकिन इन पर वीटो अल्पसंख्यकों का चल रहा है। आज एफसीआरए कानून का जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाना ये दिखाता है कि हिंदू अपने ही दुश्मन बन गए हैं। जो सरकार धर्मांतरण और एनजीओज पर लगाम लगाने के लिए एफसीआरए कानून लाना चाहती है, उसी सरकार को कमजोर कर दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत ऐसे कौन से 3 कदम उठा रहा था जिसे रोकने के लिए भारत विरोधी शक्तियों ने एफसीआरए कानून को ही लटका दिया। इसी के साथ आपको बताएंगे कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी के पीछे कौन पड़ गया है। आइए सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी के 3 नेता भारत और दुनिया के इस्लामिक और वामपंथी इकोसिस्टम के प्राइम टारगेट बन चुके हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी तो बहुत पहले से ही टारगेट पर थे, लेकिन इस्लामिक वामपंथी इकोसिस्टम ने इस लिस्ट में अब अमित शाह को सबसे ऊपर रख दिया है, क्योंकि अमित शाह से ही वामपंथी इकोसिस्टम सबसे ज्यादा खौफ में है। अमित शाह के नेतृत्व में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा, सीएए कानून आया, एनआरसी की प्रक्रिया शुरू हुई, कई राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया, नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया गया और अब धर्मांतरण को रोकने के लिए एफसीआरए कानून लाया जा रहा था। ऐसे में अमित शाह इस्लामिक और वामपंथी इकोसिस्टम के टारगेट बन गए थे। विपक्ष भी अब सीधे अमित शाह के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विदेशी शक्तियों के साथ साथ भारत का विपक्ष एफसीआरए कानून के पीछे क्यों पड़ गया है। दरअसल इस वक्त भारत 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी सबसे कम चर्चा हो रही है वो तमिलनाडु के कलपक्कम में बना 500 मेगावाट क्षमता का स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। इस रिएक्टर की मदद से भारत थोरियम को यूरेनियम में बदल सकता है। फिलहाल तो भारत को यूरेनियम खरीदने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, लेकिन कलपक्कम का ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पूरे भारत की किस्मत बदल सकता है। भारत के इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने 2 स्टेज पार कर ली है और जैसे ही ये तीसरी और फाइनल स्टेज को पार कर लेगा तो भारत थोरियम को यूरेनियम में खुद ही बदल लेगा। यानी इसके बाद भारत को न्यूक्लियर हथियार बनाने और न्यूक्लियर पावर से बिजली बनाने के लिए दुनिया के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। जानकारी के लिए बता दें कि भारत के पास वैश्विक यूरेनियम का मुश्किल से सिर्फ 1-2% हिस्सा ही है, लेकिन दुनिया के थोरियम भंडार का लगभग 25% हिस्सा भारत के पास है। तीसरी स्टेज पार करते ही भारत का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इस 25% थोरियम को यूरेनियम में बदलना शुरू कर देगा। इसके बाद भारत को इंपोर्टेड यूरेनियम और विदेशी न्यूक्लियर लॉबी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि विदेशी लॉबी एफसीआरए के लूप होल्स का फायदा उठाकर एनजीओज के जरिए भारत के इस प्रोजेक्ट को रुकवाना चाहती है। भारत का दूसरा प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ये चीन के सबसे बड़े वीक पॉइंट मलक्का स्ट्रेट के पास है। आज भारत को अपने ही 75% ट्रांसशिपमेंट के लिए सिंगापुर, कोलंबो और दूसरे देशों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत को हिंद महासागर का एक बड़ा मैरीटाइम हब बना देगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए चीन एनजीओज को जमकर पैसा दे रहा है। राहुल गांधी इस प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए खुद अंडमान निकोबार पहुंच गए थे। अगर एफसीआरए कानून लागू हो जाता है तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में बाधाएं नहीं आएंगी। भारत का तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है एथेनॉल ब्लेंडिंग। भारत हर साल ईंधन आयात में करीब 22 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग से ये पैसा बचेगा और विदेशी ऑयल लॉबी को झटका लगेगा। तेल के मामले में भारत काफी हद तक आत्मनिर्भर हो जाएगा, लेकिन भारत के इस प्रोजेक्ट को भी बदनाम करने के लिए खूब पैसा बहाया गया। विदेशी लॉबीज ने भारत के इन्फ्लुएंसर्स को खरीदा, E20 पर फर्जी खबरें बनवाई। अगर एफसीआरए कानून पास हो जाता तो किसे कितना पैसा कैसे मिला।